Hello everyone, a very warm welcome to you all on Parcham. I am Richa Sharma. हाँ जी, I am back after a long holiday. Sri Lanka was good, Sri Lanka was beautiful, the roads were excellent, the people were fabulous and I had a good break. ठीक है, तो चलिए अब हम लौट आए हैं. आज से हम हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक यशोवर्धन सर वॉज टेकिंग केयर ऑफ योर क्लासेस एंड आई रियली होप आप सबने क्लासेस अटेंड की होंगी, कुछ भी मिस आउट नहीं किया होगा बिकॉज वो पोर्शन रिपीट नहीं होगा, राइट. और डेली सीए के पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम पे मिल रहे हैं. जिन बच्चों ने सेशन बाय एनी चांस मिस किया है तो वहां से टेलीग्राम से आप पीडीएफ जरूर से एक्सेस कर लीजिएगा. परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से भी आप एक्सेस कर सकते हो, पुराने सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे. ठीक है, शुरू करें आज की जर्नी. आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर कवर करने हैं. क्यों, ऐसा क्यों? कल क्यों नहीं आया करंट अफेयर? कल न्यूज़पेपर आया था क्या? नहीं आया था ना, बिकॉज 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे होती है. हमने टीम को भी हॉलीडे दी थी ऑब्वियसली, और इसलिए कल हमारा सीए सेशन नहीं हुआ था. आज हम 16 और 17 का इकट्ठे कवर करने वाले हैं, राइट. तिथि देखेंगे. यस, सो श्रावण महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है. शुक्ल पक्ष यानी ब्राइट फोर्टनाइट, सन चांद धीरे धीरे बढ़ेगा. और आज द्वादशी है, बारस जिसे कहा जाता है. और आज नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रदोष भी है, वो भी मनाया जा रहा है. चलिए, शुरुआत कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज देखने से 16 और 17 से रिलेटेड. सबसे पहले हम देखेंगे पारसी न्यू ईयर. आप में से कुछ बच्चे बोलोगे मैम ये तो हमने मार्च में भी किया था, मार्च 20-21 जब वर्नल इक्विनॉक्स होता है. हाँ जी, तो अगर आप ग्लोबली देखोगे तो पारसी न्यू ईयर जो होता है वो वर्नल इक्विनॉक्स को यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स को अराउंड मार्च 20-21 को मनाया जाता है. लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे ये आपको अगस्त के अंदर देखने को मिलेगा. और पारसी न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? नवरोज कहा जाता है. नवरोज, यस. और ये जो पूरा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है नवरोज का, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा भी होता है. सो पारसी न्यू ईयर को क्या कहते हैं? नंबर 1 नवरोज कहते हैं. इसकी दोनों स्पेलिंग्स वर्क करती हैं. जनरली ये मार्च में आता है, और लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान ए रीजन के अंदर, इंडिया पाकिस्तान में ये जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है. किस हिसाब से? शहनशाही कैलेंडर के हिसाब से. पारसीज जो हैं वो शहनशाही कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसको फसली कैलेंडर भी कहा जाता है. क्या खास बात है इनके कैलेंडर की? इसमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता. लीप ईयर हमारे क्या होता है, जब हम फरवरी में 28 डेज की जगह 29 डेज मानते हैं, राइट. तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, लीप ईयर नहीं माना जाता. और इसी वजह से डिले होते होते, जहाँ पूरी दुनिया में मार्च के अंदर मनाया जाता है, इंडिया में ये अगस्त में लाई करता है. हालांकि इंडिया में दोनों ही टाइम पे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, राइट. नव का मतलब नया, रोज यानी दिन, सो इट इज अ न्यू डे फॉर पारसीज. और पारसीज कहाँ से निकल के आए थे? पर्शिया, ईरान वाली साइड से. ईरानीज, पारसीज सेम बात है, ओके. और ईरानीज और जोरास्ट्रियन बहुत पुराना धर्म है. पारसीज जो है वो जोरास्ट्रियनिज्म फॉलो करते हैं. और इस बार इन दिस ईयर इट was on 16th of August that Parsis celebrated their new year in India along with the global Parsi new year जो कि वर्नल इक्विनॉक्स को सेलिब्रेट किया गया था. ठीक है जी, यहाँ तक की कंसेप्ट क्लियरिटी है आपको. चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी. अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 16 अगस्त को. जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है यानी 25 दिसंबर, हाँ, जब हम क्रिसमस मनाते हैं, है ना, तो एकदम सांता क्लॉज जैसे ही क्यूट से अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे हमेशा से इसी तरह से विजुअलाइज होते हैं, दैट ही इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी इंटीग्रिटी वाले पर्सन, राइट, थे. तो 25 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है. उस दिन को हम कैसे मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे के तौर पे. गुड गवर्नेंस डे कब? 25 दिसंबर को, राइट. और जो इनकी डेथ एनिवर्सरी है वो 16 अगस्त को पड़ती है. सो 16 अगस्त यानी कल इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, और इसलिए इनकी जीवनी से रिलेटेड, इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी 16 अगस्त. ये पूछे जाने का चांस नहीं है एग्जाम में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी कब आती है, नो. लेकिन क्योंकि एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, तो उनकी बायोग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझिएगा. ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं. सो कितनी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के? 3 बार. पहला जो टाइम था बहुत थोड़ा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 13 डेज कुछ का था 1996 में. फिर 98-99 वाले कार्यकाल में कुछ महीनों के लिए आए थे. और फिर 1999 से 2004 कंप्लीट टर्म, जो 5 साल की टर्म होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो इन्होंने कंप्लीट की थी 1999 से 2004. और पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने फुल टर्म इन ऑफिस अचीव किया था. ठीक है जी, ओके. जन्म मैंने आपको बताया 25 दिसंबर,
लेकिन ईयर क्या है 1924 में ग्वालियर में इनका बर्थ हुआ था एंड 16 अगस्त 2018 में ही पास्ड अवे, राइट। अच्छा, अब कितनी बार इनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर है बहुत बड़ा रहा, अराउंड 50 ईयर्स का इनका पॉलिटिकल करियर रहा, बहुत यंग एज में ही ये एंटर हो गए थे पॉलिटिक्स में। और जो बीजेपी है उसकी नींव रखने वाले कुछ फाउंडर्स में और कुछ मेजर लीडर्स में इनका नाम आता है। लोकसभा 10 टाइम्स मेंबर बन चुके हैं, राज्यसभा 2 बार उसके मेंबर के तौर पे आ चुके हैं। इनके मेमोरियल को क्या नाम से जाना जाता है? सदैव अटल। सदैव अटल नई दिल्ली के अंदर है। भारत रत्न जो कि सबसे हाईएस्ट ऑनर है इंडिया के अंदर, सिविलियंस को दिया जाता है, उससे इनको सम्मानित किया गया इन द ईयर 2015। देखिए 2014 के अंदर जब वापस से बीजेपी पावर में आई थी आफ्टर मनमोहन सिंह जी वाले पूरे कार्यकाल के बाद में, तो 2014 के अंदर सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत की गई। ठीक है, कब? जब 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है तब। 2015 में अगले ही साल इनको भारत रत्न दे दिया गया। तो याद करना बड़ा सिंपल है, ओके। ईयर रटो मत। पावर में कब आई थी? जब नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई थी, तो बस अगले ही साल इनको भारत रत्न दिया गया। देन इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है उससे पहले 1992 में। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। सो फार सो गुड। आगे चले, चलो। अब देखो इंटरनेशनल डेज भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमने हमारा इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया 15 अगस्त को, राइट। इसी तरह से देयर आर फ्यू कंट्रीज जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो देख लेते हैं 17 अगस्त, आज के दिन 2 देश हैं जो अपना इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहला आता है इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडिया आता है, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला हिस्सा, और ये जो पूरा आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? अब यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, जकार्ता या फिर नुसंतारा, कौन सी है? सो देखिए जकार्ता अभी यहीं से फंक्शनल है कैपिटल, लेकिन ये आउटगोइंग कैपिटल है। धीरे धीरे यहाँ से कैपिटल पूरी शिफ्ट होके नुसंतारा के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। नुसंतारा को अभी डेवलप किया जा रहा है ताकि कैपिटल के तौर पे फिर वहां शिफ्ट किया जा सके सारा काम। सो इंडोनेशिया को कौन से देश से इंडिपेंडेंस मिली ऑन 17 अगस्त इन 1945? इसको मिली डच से, डच साम्राज्य से। डच कहाँ के लोगों को कहा जाता है? डच डेनमार्क नहीं होता, नेदरलैंड्स होता है। द नेदरलैंड्स, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको डच कहा जाता है। डेनमार्क के लोग डैनिश कहलाते हैं, राइट। चलिए, सो ये हो गया। करेंसी देखिए, इंडोनेशियन रुपया, रुपया। इंडोनेशिया 17 अगस्त। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं जिसको 17 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली, गेबन, गबन या गेबन जैसे भी आप इसको बात करें। ये अफ्रीकन कंट्री है। कहाँ की है? अफ्रीकन कंट्री है, और इसको इंडिपेंडेंस मिली है फ्रेंच जो डोमिनेंस था उससे, फ्रेंच रूल से, यानी फ्रांस से इनको आज़ादी 1960 के अंदर मिली है। ये अफ्रीका का हिस्सा है, और यहाँ पे आपको ये गेबन दिख रहा है, ये पूरा येलो येलो, ओके। कैपिटल इज लिब्रविले एंड करेंसी इज सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, CFA फ्रैंक। चलिए, अब देखिए 15 अगस्त को आपका डेली करंट अफेयर हुआ था, पर वो मॉर्निंग में हो गया था। उसके बाद जब मॉर्निंग के अंदर ही, मतलब 12 o'clock आपका CA आता है, राइट। सो उसके पहले जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ तो 15 अगस्त वाले सेशन के अंदर कवर नहीं हुआ। तो आज हम उसके कुछ हाइलाइट्स ले लेते हैं कि 15 अगस्त को लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया सभी गैदरिंग को, तो उसके मेजर पॉइंट्स क्या रहे। इस बार 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के मेजर हाईलाइट्स क्या रहे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे था इस बार? 78 था, 78 था। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे था उसको 1 काउंट किया जाता है, ओके। 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, समझिएगा 77 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे है? 78 नंबर का इंडिपेंडेंस डे इस बार हमने सेलिब्रेट किया। सो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 11th टाइम इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी है, एक ये पॉइंट हो जाएगा। इससे पहले मैक्सिमम टाइम, अभी रिसेंट टाइम में हम देखें तो मनमोहन सिंह जी का नंबर था, 10 टाइम्स उन्होंने स्पीच दी थी 2004 से 14 के टाइम में, राइट। सबसे ज़्यादा टाइम कि अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी टॉप पे हैं, 17 टाइम्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच दे चुके हैं। सेकंड नंबर पे इंदिरा गांधी जी आती हैं 16 टाइम्स, और थर्ड नंबर पे अब आ जाते हैं PM मोदी, राइट। इस बार की जो थीम थी इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस की, वो क्या थी? विकसित भारत, यानी डेवलप्ड इंडिया। कब तक हम बनाना चाह रहे हैं? 100 ईयर्स जब हमारे इंडिपेंडेंस के पूरे हो जाएं, यानी 2047 तक हम चाह रहे हैं हम एक डेवलप्ड, विकसित देश बन सकें, राइट। और क्या है आगे देखते हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिपेंडेंस डे पे जो झंडा रोहण होता है, झंडा फहराना होता है, वो छत्तीसगढ़ के माओइस्ट
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है माओइस्ट की वजह से बस्तर रीजन, वहाँ पे पहली बार तिरंगा फहराया गया। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन जहाँ पे माओइस्ट बहुत ज़्यादा हैं, सो उस एरिया में पहली बार इंडिपेंडेंस डे पे तिरंगा फहराया गया, नंबर 1। दूसरी चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हमारी, राइट, तो उन्होंने एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव इनॉग्रेट की। इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव में कितने पेड़ वो लगाएंगे? 1.5 मिलियन ट्रीज पूरे देश भर में वो लगाएंगे। और ये कब तक, ये जो इन्होंने कैंपेन ली है, ये किसके अंडर में है? एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंडर में। तो एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन याद है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। उसी कैंपेन के तहत जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की है, जिसमें देश भर में 1.5 मिलियन ट्रीज वो लगाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक पेड़ माँ के नाम की बात की है, इसको समझ लेते हैं। सो इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 5 जून 2024 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। और इसके अंदर टारगेट क्या है? टारगेट है 800 मिलियन सैपलिंग्स लगाना सितंबर 2024 तक, और 1.4 बिलियन सैपलिंग्स लगाना मार्च 2025 तक। ये टारगेट थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है, बिकॉज आजकल पर्टिकुलरली वनडे एग्जाम में, इनफैक्ट स्टेट पीएससी में भी डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए हैं। मतलब सीधे सीधे जो फैक्ट्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर ध्यान रखिएगा। टारगेट क्या है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन का? 800 मिलियन सैपलिंग्स सितंबर 24 तक एंड 1.4 बिलियन सैपलिंग्स मार्च 2026 तक, और हम ऐसा 2025 तक, सॉरी। और हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारी आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से हम ग्रीनरी बढ़ाएं ताकि सस्टेनेबल फ्यूचर हमारा हो सके। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए, अब पीएम मोदी की जो स्पीच थी उसके कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही कहा गया कि विकसित भारत का विजन हम लेकर के चल रहे हैं, हमें इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक, नंबर 1। फिर उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड बात की कि हम चाह रहे हैं इंडिया जल्द से जल्द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे एस्टैब्लिश हो जाए, इसके लिए भारत कदम उठा रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की कि हम हाईवेज पे, रेलवेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारा जो गति शक्ति प्लान भी है, राइट, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को बहुत बढ़ाएं, हमारे एक्सप्रेसवेज बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, वाटरवेज पे काम चल ही रहा है, पोर्ट्स बन रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोल रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश में होगा। करप्शन और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर बात की। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जब भी बात की जाती है ना, यूजुअली कांग्रेस को लेकर के बीजेपी बात करती है कि जैसे गांधी परिवार पूरा चला आ रहा है, गांधी नेहरू परिवार, तो उस पॉलिटिक्स को हमें तोड़ना है। मुद्दा मेन जो यहाँ पे देख सकते हैं हम, करप्शन देख सकते हैं कि सरकार ने बोला है हम करप्शन को फाइट करने के लिए कड़े कदम आने वाले समय में भी उठाएंगे। विमेन एम्पावरमेंट पे आवाज उठाई इस बार पीएम मोदी जी ने, क्योंकि कोलकाता का जो पूरा रेप इंसिडेंस है, जो कि एक्चुअली में बहुत भयावह और बहुत सैडनिंग है, उसका कहीं ना कहीं छाप यहाँ पे उनकी स्पीच में भी देखी गई। विमेन सेफ्टी को लेकर के और नेशन बिल्डिंग में विमेन आगे आएं, उनको ट्रेन किया जाए, उनकी एजुकेशन के ऊपर उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जाए और उनकी सेफ्टी के ऊपर बहुत कड़े कदम उठाए जाएं। एक बात यहाँ पे इन्होंने ये भी बोली कि जब विमेन के ऊपर कोई रेप जैसा इंसिडेंस होता है तो मीडिया बहुत उसको बढ़ाता है, लेकिन जब उस इंसान को सज़ा दी जाती है तो इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। तो सज़ा जब दी जा रही है उसको भी मीडिया को बढ़ चढ़ के दिखाना चाहिए ताकि लोगों में डर आ सके। एक ये पॉइंट हाईलाइटेड इनकी स्पीच में देखा गया। देन 2 मुद्दे थे जिस पे पिच किया पीएम मोदी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, कि हम कम्युनिटी बेस्ड सिविल कोड को हटा करके एक सेक्युलर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तरफ डेफिनेटली काम करेंगे। और दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि देश भर में अलग अलग समय पे जो इलेक्शन होते हैं वो ना करके हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ। ये 2 मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार काम करेगी, ये अनाउंसमेंट आया है। एंड ऑफ कोर्स 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स अगले 5 साल के अंदर देखने को मिलेंगी, ताकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स है बाहर जाकर के डिग्रीज लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो ट्रेंड थोड़ा खत्म हो सके। 75,000 मेडिकल सीट्स इन द नेक्स्ट 5 years। तो ये कुछ हाईलाइट्स थे पीएम मोदी की स्पीच के। क्लियर है यहां तक? ऑल राइट, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, अच्छे से पकड़ कर लीजिएगा। सारे बच्चे पढ़ेंगे, वैसे इसको आपको भी पढ़ना है। न्यूज क्या है कि 3 नई रामसर साइट्स मिली हैं इंडिया को, और रामसर कन्वेंशन जो 1971 में हुआ था 2 फरवरी को, रामसर कन्वेंशन, रामसर
ईरान में एक जगह है। 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था। कन्वेंशन का मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक तरह से शपथ लिया लोगों ने, है ना, देशों ने साथ आकर के एक साइन किया है कि हम हमारे जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि है, जहाँ पे नमी होती है, जिसके ऊपर वहाँ की इकोलॉजी डिपेंड करती है, वहाँ के बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वातावरण डिपेंड करता है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये कन्वेंशन साइन हुआ 1971 में 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे की तरह भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो, रामसार वेटलैंड से रिलेटेड जो भी बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी बिकॉज हमें नई साइट मिली है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली रामसार वेटलैंड साइट कौन सी थी? लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? हमारी फर्स्ट रामसार वेटलैंड साइट इंडिया से, ठीक है, कौन सी थी और किस ईयर में मिली है? राइट डाउन। रामसार वेटलैंड डिटेल में कई बार पढ़ चुके हैं। सो पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, इससे पहले अभी तक हमारे पास कितनी रामसार वेटलैंड्स थी? ये 3 आने से पहले हमारे पास 82 थी। अब टोटल नंबर रामसार वेटलैंड्स का इंडिया से कितना हो गया है? 85 हो गया है। कौन सी 3 साइट्स ऐड हुई हैं? सो उनका नाम देखिएगा, नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी एंड कुरुवेली बर्ड सैंक्चुरी, कालुवेली बर्ड सैंक्चुरी। ओके, सो ये दोनों तमिलनाडु से आई हैं, कारुवेली बर्ड सैंक्चुरी एंड नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी। और एक आई है तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश से। सो 2 तमिलनाडु को और 1 मध्य प्रदेश को मिली है रामसर वेटलैंड्स। और टोटल अब इंडिया में कितनी हो गई हैं? 85 हो गई हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। इंडिया इसका पार्ट कब बना? 1982 में। ओके, इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी इन 1982। अब अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं और कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा एरिया है रामसर साइट्स में कवर्ड। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो मैक्सिमम रामसर साइट्स जो हैं 18 वो तमिलनाडु के पास है, राइट। तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स और उत्तर प्रदेश के पास 10 है। सेकेंड नंबर पे ये आता है। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट एरिया जो कि रामसर वेटलैंड के अंदर प्रोटेक्टेड है उसकी बात करें तो गुजरात आता है टॉप, राइट, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये तो इंडिया की हमने बात की कि ये 2 स्टेट हैं जो नंबर वाइज या एरिया वाइज टॉप पे हैं। नाउ जितना भी वेटलैंड भारत में है, वेटलैंड का मतलब जहां पे या तो पानी हो या फिर वहां की मिट्टी सैचुरेटेड होनी चाहिए पानी से, थोड़ा दलदली इलाका हो सकता है, गीलापन होना चाहिए, आर्द्र भूमि होनी चाहिए। सो जितने भी वेटलैंड है उसका 10% अराउंड रामसर वेटलैंड्स के अंडर में भारत में कवर्ड है। ग्लोबली अगर आप देखोगे कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड्स हैं? सो यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर वेटलैंड्स आर देयर, फॉलोड बाय मेक्सिको 142। और ये दोनों ही देश हमसे बहुत छोटे हैं, है ना। एरिया वाइज सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड के अंदर कौन से देश का एरिया कवर होता है? तो बोलीविया, जिसकी कैपिटल क्या है? लापाज। सो बोलीविया 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया टोटल बोलीविया का रामसर वेटलैंड में है। तो चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। सुपरलेटिव्स कैटेगरी यहां से निकल जाएंगी। इंडिया में 85 रामसर वेटलैंड्स हैं। 3 जो नए ऐड हुए हैं, नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी, कारुवेली बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु एंड तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश। क्लियर? अगली न्यूज की तरफ रुख करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और यह है नेशनल अवार्ड्स से रिलेटेड। तो सिनेमा के क्षेत्र के अंदर नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। जब इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी ना, इनको स्टेट अवार्ड के तौर पे डिक्लेयर किया गया था और पहले सिर्फ रीजनल मूवीज जो होती थी ना उनको ये अवार्ड दिए जाते थे। फिर कुछ सालों बाद एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को भी अवार्ड दिया जाना स्टार्ट हुआ है। सो हम बात कर रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 कौन सा एडिशन है? ये 70th एडिशन है। इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं जिन पे यूजुअली बच्चे शायद ध्यान नहीं देंगे, एग्जामिनर वो पिक करके उठा करके पूछता है बिकॉज इंपॉर्टेंट तो है। सो 70th एडिशन है ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स का, जो कि अनाउंस किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि अनाउंस करती है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। जल्दी से मिनिस्टर का नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, राइट डाउन। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है आप लिख करके बताओगे। और ये जो अवार्ड इस बार अनाउंस किए गए हैं 2022 में जो मूवीज रिलीज हुई थी उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे ये अनाउंस किया गया है। और अब इनको अवार्ड विनर्स को फेलिसिटेट कौन करेंगी? प्रेसिडेंट साहिबा करेंगी। कब? अक्टूबर 2024 के अंदर। अक्टूबर में एक अलग से सेरेमनी कंडक्ट की जाएगी। अच्छा, अब ये सारे अवार्ड विनर्स हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। यस, ऑल आर इंपॉर्टेंट। बड़ा सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट टिपिकल नहीं लगेगा। देखो, बेस्ट फीचर फिल्म आटम, आनंद एकार्शी जी द्वारा डायरेक्ट की गई है। डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर को छोड़ मत दीजिएगा कि बस मूवी का नाम याद रख लो, नहीं। क्वेश्चन बन सकता है आटम मूवी जिसने बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जीता है इन नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 इज डायरेक्टेड बाय विच पर्सन? ठीक है, सो यू मस्ट नो एकार्शी, आनंद एकार्शी।
और ये मलयालम मूवी है, राइट। देन ये तो बेस्ट फीचर फिल्म हो गई। देन बेस्ट फीचर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट कौन सी थी? कांतारा। कांतारा किसने डायरेक्ट की है? चलो लिखो डायरेक्टर का नाम। इसके डायरेक्टर सुपर इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला है, बट आई वुड वांट यू टू टेक अ नोट ऑफ इट। पता हो जाना चाहिए हमको, मुझे पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लग रहा है। सो डायरेक्टर का नाम जल्दी से सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखो। कुछ एक चीज़ें मैं आपको सर्च करने को बोलती हूँ, आपको ढूंढने को बोलती हूँ, इसलिए नहीं कि अरे मैम नहीं पढ़ा रही, मैम आधा ही पढ़ा रही है, आधा तो मेहनत हमसे करवा रही है। कुछ एक पॉइंट्स में आपसे मेहनत करवाती हूँ, बिकॉज जब आप सर्च करोगे, मैं हमेशा बताती हूँ, एक्टिव एफर्ट्स ऑलवेज यील्ड रिजल्ट्स। एक्टिव एफर्ट्स डालोगे, वो चीज़ें दिमाग में टिकेंगी, याद रहेंगी, और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपसे सर्च करवाती हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करवाती हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रुकने चाहिए। एग्जाम के अंदर याद आने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करें, सूरज बड़जात्या। कौन सी मूवी है सूरज बड़जात्या की जो पिछले 1.5-2 सालों में आई हो? ऊंचाई। ओके, ऊंचाई माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली बुजुर्गों की मूवी थी। बेस्ट एक्टर मिला है ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए। ओके, बेस्ट एक्ट्रेस 2 लोगों ने जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस एक नित्या मेनन ने थिरुचित्रम्बलम, और दूसरा जीता है मानसी पारिक ने द कच्छ एक्सप्रेस के लिए, राइट। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी रवि वर्मन। बेस्ट हिंदी फिल्म ये देख लीजिए, गुलमोहर। ओके, एंड मनोज बाजपेयी को स्पेशल अवार्ड भी इस मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता जी, ऊंचाई मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन मल्होत्रा, फौजा के लिए, और इनको बेस्ट डेब्यू का भी अवार्ड मिला है, पवन मल्होत्रा फौजा के लिए, ठीक है। आई वॉज टेलिंग यू ना मनोज बाजपेयी, तो देखो यहाँ पे मनोज बाजपेयी जी को गुलमोहर के लिए, संजॉय सलील चौधरी को काधिकान के लिए स्पेशल मेंशन दिया गया है। और एक मूवी जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते, कितने? 4 अवार्ड्स, मैक्सिमम अवार्ड जीतने वाली मूवी कौन सी है? पोनियन सेल्वन 1। पोनियन सेल्वन 1। तो ये सारे अवार्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड जो कि अनाउंस किए गए हैं। अब हम ये कुछ स्टैटिक देख लेंगे, ये सारा पोर्शन स्टैटिक है, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है? नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1954 में। 1954 में शुरुआत जब हुई थी, तब इसको स्टेट अवार्ड कहा जाता था। सिर्फ बेस्ट फिल्म अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस की जो होती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। इसकी कैटेगरी एक्सपैंड की गई 67 में। एक्टर्स और टेक्नीशियंस को भी अवार्ड दिया गया। सबसे पहली एक्ट्रेस जिन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, नरगिस, ठीक है। नरगिस जी कौन सी मूवी के लिए? रात और दिन। और पहले एक्टर जिन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड नेशनल फिल्म में मिला अवार्ड्स में, उत्तम कुमार। 2 मूवीज थी, एंथोनी फिरंगी एंड चिड़िया खाना, सेम साल में दोनों को दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक भी हमने कवर कर लिया, पैक करके साइड में रख सकते हैं आप। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, अच्छे से गांठ पकड़ के रखनी है, बांध करके रखनी है। पहला आता है सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं गोविंद मोहन। क्या नाम है? गोविंद मोहन। इनको अपॉइंट किया गया है न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी। अगर आप सेक्रेटेरिएट पोजीशंस देखें, है ना, तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो सबसे हाईएस्ट सेक्रेटरी पोजीशन मानी जाती है इंडिया में। उसके बाद अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो गृह सचिव, होम सेक्रेटरी की पोजीशन होती है, ठीक है। तो नए होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? गोविंद मोहन। हे गोविंद हे मोहन कर लीजिए, गोविंद मोहन गृह सचिव। घर घर में आपको गोविंद मोहन के भजन सुनने को मिल जाएंगे ना, तो होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी को बनाया गया है। इससे पहले ये कल्चरल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, ठीक है। और ये कब टेक ओवर करेंगे? अभी नहीं, 22 अगस्त को टेक ओवर करेंगे। किससे? अजय कुमार भल्ला जी से। ये भी याद रखिएगा कि गोविंद मोहन हैज रिप्लेस्ड होम एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी। अजय भल्ला जी को इन्होंने रिप्लेस किया। अजय भल्ला जी की अगर हम बात करें तो 2019 में ये बने थे, और अभी तक के लॉन्गेस्ट टेन्योर रहने वाले, ठीक है, यूनियन होम सेक्रेटरी कौन रहे? भल्ला जी रहे हैं, और उनको रिप्लेस करेंगे गोविंद मोहन जी 22 अगस्त को, राइट। कैबिनेट सचिव कौन है हमारे? हु इज द कैबिनेट सेक्रेटरी? पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बताओगे? चलो बताओ, कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के कौन है? राइट डाउन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यूज में बहुत रहा है पिछले कुछ महीनों के अंदर। वो अरविंद केजरीवाल मुद्दा हो या फिर हेमंत सोरेन जी वाला मुद्दा हो, ईडी बहुत एक्टिव रहा है, राइट। और उसके अंदर इन दोनों ही मुद्दों में, अरविंद केजरीवाल मुद्दा एंड हेमंत सोरेन मुद्दा जो था, दोनों के अंदर जो व्यक्ति हेड कर रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उनका नाम है राहुल नवीन जी। अब इनको डायरेक्टर यानी चीफ बना दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। अभी तक ये एक्टिंग पोजीशन पे थे,
ठीक है, बिकॉज इनसे पहले वाले व्यक्ति जा चुके थे और नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, तो ये एक्टिंग तौर पे इस पोजीशन को ले रहे थे। अब इनको डायरेक्टर बना दिया गया है, डायरेक्टर ऑफ ईडी, या ये चीफ है। डायरेक्टर पोजीशन टॉप नॉच पोजीशन होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ठीक है, कौन है? राहुल नवीन, राहुल नवीन जी। ठीक है, सो राहुल नवीन हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और फुल टाइम डायरेक्टर के तौर पे इनको बैठा दिया गया इस पोजीशन पे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करता है? जो भी पैसों से रिलेटेड अगर घपला या गबन होता है, ओके, सो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर पैसों से रिलेटेड कोई मेजर घपला किया जा रहा है बड़े लेवल पे, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्ले में आता है। ओके, इनको 2 साल के लिए बनाया गया है, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? संजय कुमार मिश्रा जी को सक्सीड किया है। संजय कुमार मिश्रा जी को किसने किया है? राहुल नवीन जी ने किया है। अब चलो स्टैटिक पोर्शन ले लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखो, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, जैसे टेररिस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना, टेररिस्ट पे रॉ काम करती है, सीबीआई भी वर्क करती है, इसी तरह से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी इकोनॉमिक गबन घपले पकड़ने का काम ये करती है। और इकोनॉमिक लॉस जो भी हैं हमारी, इकोनॉमिक क्राइम्स जो भारत में हो रहे हैं, वो सब किसके परव्यू में आते हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। ये मई 1956 में इसका ओरिजिन था, और इसकी शुरुआत एनफोर्समेंट यूनिट के तौर पे हुई थी, राइट। फिर 1957 में इसको रीनेम किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कौन नोडल मिनिस्ट्री है, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशंस के लिए? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। जल्दी से मुझे आप बताएंगे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टेट्यूटरी बॉडी है? दोनों में से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस तरह की बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेट्यूटरी है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि संविधान के हिसाब से बनी है, संविधान में मेंशन्ड है कि ये बॉडी होनी चाहिए, या पार्लियामेंट में लॉ पास करके, बिल पास करके, लॉ बना करके इस बॉडी को एग्जिस्टेंस में लाया गया है, या दोनों में से किसी तरह की नहीं है? ठीक है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। फिर देखिएगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हमने कहा ना कि कुछ इकोनॉमिक लॉज हैं, उनको एनफोर्स कराने का काम करती है, एटसेट्रा। तो 3 की एक्ट्स हैं जिनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है। पहला आता है फेमा। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज में अगर कुछ घपला किया है किसी ने, राइट। दूसरा आता है पीएमएलए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी की होर्डिंग कर लिया आपने, राइट। तीसरा आता है एफईओए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, यहाँ गबन करके भाग गए, ठीक है। तो ये 3 एक्ट्स हैं जिनको देखने का काम, इनको एनफोर्स करवाने का काम मेन ईडी का रहता है। चलिए, फिर हम आते हैं चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप। आनंद महिंद्रा जी जो हैं, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी है। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तेलंगाना के अंदर। और उसके चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? आनंद महिंद्रा जी को। बस ये न्यूज़ है। तेलंगाना के अंदर है यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, और उसके चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी बने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। उससे पहले जानकारी क्या? पहली चीज़ तो ये, आप अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसका PDF टेलीग्राम और परचम ऐप पे मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। परचम क्लासेस नाम से ही परचम की टेलीग्राम चैनल है, और परचम ऐप भी इसी नाम से आपको मिल जाएगी। जो बच्चे iOS पे परचम ऐप एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेप्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड कभी पूछा जाए तो क्लिज लगाना है, क्लिज, ठीक है। अच्छा, वीकली और मंथली मैगजीन अगर चाहिए, अपार्ट फ्रॉम डेली सीए कोई भी PDF चाहिए, तो परचम classes.in याद रखिएगा, यहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि 6 मंथली मैगजीन है, जैसे कि आपकी मंथली मैगजीन होती है, वीकली PDFs होती हैं, एटसेट्रा, राइट। और SSC CGL वाले बच्चों, मेरे एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, सितंबर में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 9 to 26 है, राइट। सो अभी तक भी अगर GAP के ऊपर अच्छी पकड़ नहीं की है, प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर जनरल अवेयरनेस नाइसली, बिकॉज सारे बच्चे ध्यान देते हैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के ऊपर, सारे बच्चे ध्यान देते हैं, राइट। अगर आपके लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है तो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस हो सकता है। करंट अफेयर आप यूट्यूब से पढ़ो आराम से, कोई और सोर्स की जरूरत आपको नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए चेकआउट दिस कोर्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स डिजाइन फॉर यू। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक्स, सब कुछ आपको इस जनरल अवेयरनेस कोर्स में मिल जाएगा। अलग से अगर इनमें से कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए, आपको लगता है मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, मुझे सारे सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो आप अलग से भी इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हो। जैसे कि स्टैटिक जीके है, मैंने निमोनिक से आपका कवर करवा रखा है पूरा। कहाँ से एक्सेस करना है? परचम ऐप से करना है। डिस्काउंट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। अच्छा, आज सैटरडे है ना, कल से आपका राखी, या आज से ही शाम से आपका राखी डिस्काउंट भी चालू हो जाएगा। बी माइंडफुल, ठीक है। तो डिस्काउंट अवेल कर लीजिएगा।
एंड एसएससी जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, प्रैक्टिस चाहिए, या जिनको लगता है नहीं अब हमें क्वेश्चन निकालने हैं, गो थ्रू दिस वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन टेस्ट सीरीज। टीयर 1 टीयर 2 हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज पूरा दिया हुआ है। बहुत ही जल्दी, मोस्ट प्रॉब्ली टुडे, हम आपके लिए एक नया ऑफरिंग लेकर के आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एसएससी का PYQ ई बुक, ओके, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज यहां मिल जाएंगे एसएससी के। 2017 से लेके 2023 तक जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं उनके बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। सो ये ई बुक आज शाम तक आपकी लॉन्च हो जाएगी। विल बी फ्लोटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, यू कैन टेक यूज ऑफ इट। ठीक है, चलो, प्रिंटेबल नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, ऐप में ही डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और ये मंथली मैगजीन जिन बच्चों को नहीं पता आप एक्सेस कर सकते हो। जनवरी टू जून के लिए मंथली मैगजीन मतलब 6 मंथली मैगजीन से पढ़ो पूरा करंट अफेयर। एसएससी वाले बच्चे पर्टिकुलरली 1 से 1.5 साल का सीए आपको तैयार करना पड़ता है। यस, सो 2024 का आप यहां से कर सकते हो। 23 के लिए ईयर बुक दी हुई है, ईयर बुक 2024 एडिशन जनवरी टू दिसंबर 2023 का उसमें कंटेंट होता है। ज्यादा जानकारी मैं यहाँ नहीं दूंगी, ज्यादा समय हम यहाँ नहीं लेना चाहते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी क्वेरी, कंसर्न, कंफ्यूजन है, प्लीज टॉक ऑन दिस नंबर, तभी आप आगे बढ़िए। परचेज के बाद कोई समस्या आ रही है एक्सेस करने में, parchamclasses06@gmail.com। ठीक है, परचम ऐप में चैट ऑप्शन भी है, वहां भी आप चैट कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव्स आपको हेल्प करेंगे। टाइमिंग और डेज का प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे न्यूज में। चलो, अगली खबर अब हम लेंगे स्टेट सेक्शन से, राइट। स्टेट सेक्शन से पहली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र। रिमेंबर हमने लाडकी बहन स्कीम पढ़ा था। यस, लाडकी बहन स्कीम लॉन्च कब से होनी थी? आज से, 17 अगस्त से, इसलिए हम इसको आज वापस पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र ने लॉन्च की है लाडकी बहन स्कीम। लाडकी बहन स्कीम, ये जो स्कीम है इसमें फीमेल्स को, जो भी एलिजिबल फीमेल्स हैं, इनको 1500 रुपए, 1500 रुपीज मंथली डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर होंगे। अब ये पोस्टर में आप देख रहे हो 3000 रुपी ट्रांसफर्ड, देख रहे हो 3000 रुपए क्यों डाले गए? बिकॉज ये अप्लाई की गई है, लॉन्च की गई है 17 अगस्त से, लेकिन जो बेनिफिट है वो जुलाई से ही मिलेगा फीमेल्स को। सो जुलाई का पैसा और अगस्त का पैसा, इसलिए 3000 रुपए उनके खाते में पहली किश्त गई है। अब हर महीने 1500 रुपए जाएंगे, 1500 रुपीज जाएंगे। सो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम जो हैं देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने लॉन्च किया है इसको। याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है? डेप्यूटी सीएम ने लॉन्च किया है। 1500 रुपी पर मंथ जाएगा। लॉन्च डेट है 17 अगस्त, राइट। अब ये जो स्कीम है ये किसी और स्कीम से इंस्पायर होकर के महाराष्ट्र ने शुरू की थी। और वो स्कीम कौन सी है? इट इज मॉडल्ड आफ्टर विच स्कीम? लाडली बहना योजना। कौन सी? लाडली बहना योजना। ये कौन से स्टेट ने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने की थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, उसी से इंस्पायर होकर महाराष्ट्र ने लाडकी बहन योजना शुरू किया है। फाइन, इसका मुझे ईयर आप बताएंगे, बताइए कौन से साल में लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की। अब इसके अंदर कैपिंग क्या है कि जो फीमेल है उसकी फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 2.5 लाख रुपीस एनुअल। दूसरा, एज 21 to 65 ईयर्स, राइट। तो किसी भी तरह की फीमेल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, डेस्टिट्यूट हो, राइट, सेपरेटेड हो, अगर अनमैरिड है, राइट, और अगर फैमिली के साथ रह रही है, 3 बच्चियां हैं परिवार में, 2 बच्चियां, तो सिर्फ एक को ही ये बेनिफिट मिल सकता है, राइट। जुलाई से ये शुरू हो जाएगी। क्लियर है? फाइन। बॉयज के लिए लाडका भाऊ, हाँ। फिर हम आते हैं, यूपी चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। कुछ स्टेट में ये ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि राजस्थान में चल रही है। यूपी ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, जिसके तहत क्या होगा? जिसके तहत युवाओं को, यानी कि जो यूथ है, उनको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। और ये इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस की गई है। एंटरप्रेन्योरशिप यूथ में बढ़े, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। 1 मिलियन MSMEs अक्रॉस द स्टेट खोलना चाह रहा है यूपी, और उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। छोटा सा आपको बस, अभी इसकी और डिटेल्स नहीं आई हैं, इतना ही आया है तो हम पढ़ रहे हैं, इतना ही। फिर हम चलते हैं आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एम कर रही है कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप एकड़ेज है, यानी कि जितने एरिया के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाई जाती हैं, बागवानी की फसलें लगाई जाती हैं, उनको माइक्रो इरिगेशन के अंडर में ये जो हॉर्टिकल्चर चल रहा है उसको 2029 तक डबल कर देना है। यानी कि अभी जो हॉर्टिकल्चर के अंदर एरिया आता है जहाँ पे माइक्रो इरिगेशन, यानी जैसे ड्रिप इरिगेशन इज अ माइक्रो इरिगेशन, तो माइक्रो इरिगेशन से जहाँ हॉर्टिकल्चर हो रहा है 2029 तक, 2029 तक वो एरिया डबल कर दिया जाए।
ठीक है, ऐसे एरिया बढ़ा दिए जाएं जो हॉर्टिकल्चर माइक्रो इरिगेशन से कर रहे हैं। और इसके लिए एक प्रपोजल आया है सरकार के पास और सरकार उसको कंसिडर कर रही है कि 90% सब्सिडी हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को वो देना चाह रहे हैं जो आंध्र प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन से क्या होता है, जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है वो बह के नहीं जाती, पानी ढंग से एब्जॉर्ब होता है, बूंद बूंद अच्छे से यूटिलाइज हो पाती है, राइट। तो जो भी किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं हॉर्टिकल्चर से और वो आंध्र प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो उनको 90% सब्सिडी सरकार दे, इस प्रपोजल पे अभी ध्यान दिया जा रहा है, जब फाइनल होगा अपन पढ़ेंगे। और आंध्र प्रदेश सरकार एम कर रही है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो हर साल करीब 15% से बढ़े एवरी ईयर, राइट। और उसके लिए अब देखो अभी 15 लाख एकड़ का जो लैंड है वो हॉर्टिकल्चर के अंडर में आता है और हर साल 3 लाख बढ़ा करके 30 लाख हेक्टेयर अंडर हॉर्टिकल्चर आंध्र प्रदेश लाना चाह रहा है। और अगर हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट्स का इंडिया के अंदर, यानी इंडिया में जितने भी फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन कौन सा स्टेट देता है, आंध्र प्रदेश देता है। 15.6% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, आंध्र प्रदेश कर रहा है, ठीक है। एंड फर्स्ट रैंक आता है आंध्र प्रदेश का ऑयल पाम में, पपाया यानी पपीता में, लाइम, कोकोआ, टोमेटो, कोकोनट में, और सेकंड नंबर पे चिली मिर्ची में आता है। सो आंध्र प्रदेश हॉर्टिकल्चर में पर्टिकुलरली फ्रूट्स में लार्जेस्ट प्रोडक्शन पे आता है। अगली खबर आ रही है इंडिया और इजराइल के एक अग्रीमेंट से रिलेटेड। सो इंडिया और इजराइल ने हाथ मिलाया है न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर डेवलप करने के लिए। और कहाँ पे डेवलप होगा ये, आईआईटी मद्रास में। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे डेवलप होगा। इंडिया और इजराइल की मिली जुली कोशिशों से और मिले जुले कॉन्ट्रीब्यूशन से आईआईटी मद्रास के अंदर न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप किया जाएगा। और ये वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर क्या करेगा, R&D की जा सकती है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा ताकि हम हमारे वाटर का सस्टेनेबल यूज कैसे और कर सके, वाटर टेक्नोलॉजी में और हम एडवांस कैसे हो सके। सो इंडिया ने कौन से देश के साथ हाथ मिलाया, इजराइल के साथ। कहाँ पे वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर आएगा, आईआईटी मद्रास के अंदर आएगा। इंडिया एंड इजराइल लॉन्च न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर आईआईटी मद्रास में। और अमृत मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, उसके तहत ये अग्रीमेंट किया गया। ट्राईपार्टाइट है, 3 पार्टीज है। कौन कौन सी है, एम्बेसी ऑफ इजराइल है, आईआईटी मद्रास है और अमृत मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सरकार, भारत सरकार का। तो इनोवेशन, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग वाटर टेक्नोलॉजी में हम कर पाएंगे। अर्बन वाटर सप्लाई में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका निदान क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। सो ये सब इस सेंटर में पॉसिबल होगा। नेक्स्ट आप देखिए, एक सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी जिसको आम नागरिक चलाते हैं, मतलब आम नागरिकों की एक संस्था है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। उस संस्था का नाम है भारत जोड़ो अभियान। क्या नाम है, भारत जोड़ो अभियान। इस भारत जोड़ो अभियान ने जन गण मन अभियान कैंपेन लॉन्च की है, ठीक है। सो भारत जोड़ो अभियान ने जन गण मन अभियान कैंपेन लॉन्च की है। और ये भारत जोड़ो अभियान एक सिविल सोसाइटी है। ये जो कैंपेन है ये 8 मंथ की एक कैंपेन होगी जो 15 अगस्त से चालू हुई है और कब तक चलेगी, अंबेडकर जयंती तक, यानी 14 अप्रैल 2025 तक, राइट। तो ये 8 मंथ तक चलेगी। इस कैंपेन में क्या किया जाएगा, भारत जोड़ो है, यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साथ में रखो, सब साथ में आए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर काम करें, अपने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके चलें और कल्चरल रेजिस्टेंस, एक दूसरे के साथ कैसे शांति से खुशी से रहा जाए, इन सब भावनाओं को साथ में लेकर के इस कैंपेन में आगे बढ़ा जाएगा। जितनी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां तक अप्रोच की जाएगी। 400 इनका टारगेट है, 400 पार, यानी 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक हम जाएं और लोगों को जोड़ें इस कैंपेन से और वॉलंटियर्स इकट्ठे करें जो कि सद्भावना का मैसेज फैलाएं। इस तरह की पूरी कैंपेन है, जन गण मन अभियान कैंपेन, भारत जोड़ो अभियान के अंतर्गत ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट हम आते हैं किया इन बेंगलुरु। व्हाट इज किया, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है। और ये पहला एयरपोर्ट बना है इन एशिया, पहला एयरपोर्ट इन द एंटायर एशिया जिसको लेवल 5 एक्रेडिएशन मिला है ACI से। व्हाट इज ACI, ACI इज एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का लेवल 5 एक्रेडिएशन कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, पूरे एशिया में पहला एयरपोर्ट। और क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने 95.6% तक रिडक्शन किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, स्कोप 1 एंड स्कोप 2 ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और
हाईएस्ट एमिशन एलिमिनेशन इन्होंने किसी भी कोई भी इंडियन एयरपोर्ट जिसने ग्रीन हाउस गैसेस के एलिमिनेशन को इस लेवल तक कम किया है, कितना, करीब करीब 95% तक कम कर दिया है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, और इसके चलते लेवल 5 का एक्रेडिटेशन ACI से मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, और एयरपोर्ट का एम है कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2050 तक अचीव कर लें। राइट, चलिए अगली खबर आ रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुआ है। MOU साइन हुआ है, किस चीज के लिए हुआ है और किन के बीच में हुआ है देखते हैं। सो सेंटर ने अनवील किया है कृषि DSS, कृषि, पहले इस पोस्टर पे वापस आना पड़ेगा, देखो। सो MOU साइन हुआ है डेवलपिंग कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो सैटेलाइट बेस्ड एक सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ज़्यादा किसी भी तरह की हानि जो होती है वो एनवायरमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड हो, पेस्ट रिलेटेड हो, कीड़ों का अटैक हो गया, एनवायरमेंट में कुछ दिक्कत आ गई, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को हमने सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए कृषि DSS बनाया और सेंटर ने उसको अनवील किया है। ठीक है, कृषि DSS यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पोर्टल। कृषि यानी एग्रीकल्चर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप डिसीजंस ले सकते हो। तो जो भी डेटा सैटेलाइट है उन्होंने इमेजेस कैप्चर की, उन इमेजेस को स्टडी करके और आगे के अनुमान लगा करके ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई कृषि जगत को, वो उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ये है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। समझ में आ गई बात? सो एक सैटेलाइट बेस्ड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, राइट। आपको पूरी ज्योग्राफी जहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन ये दे देगा, जिससे फार्मर्स को वेदर, ग्राउंड वाटर, सॉइल हेल्थ, इन सब की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, राइट। अर्ली वार्निंग्स मिल सकती हैं पोटेंशियल डिजास्टर्स के लिए, कहीं पे फसल खराब हो सकती है, एकदम से तूफान आ सकता है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ग्राउंड वाटर टेबल बहुत लो हो रही है, एक्सेट्रा, तो सारी वार्निंग्स मिल जाएंगी पेस्ट अटैक से रिलेटेड, एक्सट्रीम वेदर से रिलेटेड। और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ये जो अनाउंसमेंट किया गया था ना बजट के अंदर अभी 23 जुलाई को, उसके अंदर कहा गया था कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे एग्रीकल्चर के लिए, उसी के तहत कृषि DSS को लॉन्च किया गया है, राइट। तो एक तरफ तो इसमें इसरो भी आ जाती है, क्यों? क्योंकि रिसैट 1A सैटेलाइट जो है ये इसके साथ में इसके डेटा को इस्तेमाल किया गया। वेदास जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, उसको यूज किया गया। वेदास क्या है? विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो कि अर्थ की इमेजेस क्लिक करती हैं, ठीक है, उसके डेटा को स्टडी करना और उससे कंक्लूजन्स निकालना, इन्फ्रेंसेस निकालना, प्रेडिक्शंस करना, वो सब वेदास करके देता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है, और ऐसा नहीं पहली बार जुड़ी है, 1969 से स्पेस टेक्नोलॉजी का हम एग्रीकल्चर में यूज ले रहे हैं। इट्स जस्ट दैट पहले सिर्फ पैडी और वीट में दिया जाता था, अब हम उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली जो खबर आ रही है वो एडिबल इंसेक्ट से रिलेटेड आ रही है। ये और स्पीशीज खोजी हैं जिनको हम खा सकते हैं, और ये स्टिंगी बग्स हैं, स्टिंजी बग्स, बदबू वाले कीड़े हैं। ओके, सो इंडिया के अंदर भी बहुत तरह की डाइट्स हैं, सो ये भी डाइट में शुमार है। बेंगलुरु रिसर्चर्स ने डिस्कवर की हैं 3 न्यू एडिबल बग स्पीशीज, 3 नई खाने लायक कीड़ों की प्रजातियां। और कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। देखिए, जहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत रहेगी, ट्राइबल पॉपुलेशन का जो फूड होता है वो नेचर ओरिएंटेड होता है, वो पेड़ पौधों से लेकर कीड़े मकोड़े जानवर सब कुछ खाते हैं, राइट। तो उन्हीं की फूड हैबिट में शुमार ये कुछ बग्स हैं जिनको अब हमने डिस्कवर किया है। और इनका ये जो तीनों बग्स हैं ये कॉर्डियस जीनस जो कि डिनिडोरिडी फैमिली है उसको बिलोंग करते हैं, और ये स्टिंक बग्स हैं, यानी अगर आप इनको पीच दोगे, पिचका दोगे, घर में भी आते हैं ना बारिश के टाइम में ऐसे कीड़े, अगर आपका पाँव पड़ गया तो बहुत स्मेल करते हैं, उसी तरह के स्टिंजी बग्स हैं। सो कॉर्डियस एडी, कॉर्डियस इनसेपरेटिस, कॉर्डियस एस्क्यूलेंटस, ये 3 स्पीशीज हैं जो कि बेंगलुरु रिसर्चर्स ने खोजी हैं। अब इनमें जो एडी स्पीशीज का नाम रखा गया है ना, कॉर्डियस एडी, ये एडी ट्राइब है, आदि ट्राइब या एडी ट्राइब जैसे भी आप इसको पढ़ें। अरुणाचल प्रदेश की सियांग वैली में ये ट्राइब रहती है, और वो इस स्पीशीज को फूड की तरह कंज्यूम करती है, और उन्हीं को ऑनर करने के लिए उसी ट्राइब को हमने इसका नाम कॉर्डियस एडी रखा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इंटरनेशनल डोमेन पे चलते हैं, और इंटरनेशनल डोमेन में पहली खबर आ रही है। देखो आज का सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, 2 दिन का कंपाइलेशन है, राइट। सो पहली खबर आ रही है थाईलैंड से। कहाँ से? थाईलैंड से। ये रहा थाईलैंड, म्यांमार के नीचे।
थाईलैंड को अपनी अभी तक की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिली हैं। कितने ईयर्स ओल्ड हैं? 37, मुझसे भी यंग है। 37 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। नाम क्या है इनका? पेंटोंगटान शिनावात्रा। सो पेटोंगटान शिनावात्रा याद रख लो आप तो पेटोंगटान शिनावात्रा थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी और सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक की। 37 ईयर ओल्ड हैं और इनके जो पिताजी थे वो भी फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, ताक्शिन शिनावात्रा। राइट। सो थाईलैंड के लिए हम थाली लेते हैं ना, इफ यू रिमेंबर। सो थाली बड़ी शाइन कर रही है, तो शिनावात्रा आप ऐसे याद रख सकते हो। थाईलैंड की कैपिटल इज बैंकॉक, थाई बाट इज द करेंसी ऑफ इट। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि स्वीडन ने कंफर्म किया है अपना पहला केस ऑफ एमपॉक्स स्ट्रेन आउटसाइड अफ्रीका। एमपॉक्स, मंकी पॉक्स बहुत फैल रहा है, ओके, और अफ्रीका से बाहर निकल चुका है ये, और पहला कंट्री जिसने कंफर्म किया है कि हमारे यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस का पेशेंट पाया गया है, एंड दैट इज स्वीडन। जो व्यक्ति है वो अफ्रीका गया था, वहां से उसने वायरस कंटेन किया और वो स्वीडन में आया, तो स्वीडन पहला कंट्री बन जाता है आउटसाइड ऑफ अफ्रीका जहां एमपॉक्स वायरस पहुंच गया है। WHO ने वार्निंग रिलीज की है कि जो एमपॉक्स वायरस है बहुत कंटेजियस है और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है, ठीक है। और 2 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एमपॉक्स वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, सारे देशों को अलर्ट पे रहने को कहा गया है। सो स्वीडन में पहला केस आता है एमपॉक्स वायरस का आउटसाइड अफ्रीका, और कौन सा स्ट्रेन है ये? एमपॉक्स क्लेड 1। एमपॉक्स क्लेड 1 इस पर्टिकुलर पेशेंट को, स्वीडन वाले को हुआ है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी 2 सालों में दूसरी बार डिक्लेयर की गई है। अब देखो मंकी पॉक्स वायरस ऑफ कोर्स एनिमल्स में होता है, एनिमल से ह्यूमन में कैसे आ रहा है? जब एनिमल या तो हमारे कांटेक्ट में आ जाता है, मान लीजिए माउस है, उसको एमपॉक्स है, या मंकी के पास हम रह रहे हैं और हम इंसान उनके क्लोज टच में आते हैं, तो ये कंटेजियस है। ये अगर वो हमें बाइट कर लें तो हो सकता है, अगर हम उनके बहुत पास हैं, राइट, उनका मीट अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो हो सकता है, और फिर इंसान से इंसान में, जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा फैलता है, खांसी जुकाम फैलता है, ऐसे ये भी फैल जाता है, राइट। इसमें होता क्या है? स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, राइट, और बाकी आपको फ्लू सिम्टम्स होंगे, बुखार, बॉडी एक एट्सेट्रा, लेकिन ये फेटल है, इससे मौत हो सकती है, राइट। तो चलिए एमपॉक्स मंकी पॉक्स के बारे में देखते हैं, वायरस के बारे में। वायरल जूनोटिक डिजीज है, वायरल यानी वायरस कॉज करता है, जूनोटिक यानी एनिमल्स से हमारे अंदर आती है, ऐसी बीमारी है। पहला ह्यूमन केस इसका 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था, ओके। इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक है एमपॉक्स वायरस का क्लेड्स, वेरिएंट्स या टाइप्स मतलब क्लेड्स, ओके। पहला है जो सेंट्रल अफ्रीका में देखा जाता है, क्लेड 1, और दूसरा जो वेस्ट अफ्रीका में, क्लेड 2। देन मंकी पॉक्स वायरस कौन से जीनस को बिलोंग करता है? ऑर्थोपॉक्स वायरस। ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें, ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कि मंकी पॉक्स वायरस का जीनस कौन सा है। ऑर्थोपॉक्स वायरस है, पॉक्स विरिडी फैमिली को ये बिलोंग करता है। सिम्टम्स लाइक आई टोल्ड यू, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, स्किन रैशेस होंगे, फीवर, हेडेक, मसल एक एक्सेट्रा होता है। 100 में से 4 लोगों की डेथ हो सकती है। ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट से, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो या फिर आप जो ब्लिस्टर्स बने उनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, सांसों के बहुत कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, बॉडी फ्लूइड्स के टच में आ रहे हो, सेम बेडिंग शेयर कर रहे हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है कि मंकी पॉक्स का ही ट्रीटमेंट हो रहा हो, ऐसा नहीं है, पर रिलेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आप इसको अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल कर लो तो अच्छा है, ठीक है। देन हम आते हैं भारत श्रीलंका मैत्री उत्सव। नहीं, जब हम श्रीलंका में थे तब हमने इसको विटनेस नहीं किया, लेकिन ये एक उत्सव है जो कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है ना, तब श्रीलंका में जो इंडियन एम्बेसी है कोलंबो के अंदर, राइट, हर देश के अंदर जैसे जो हमारे फ्रेंडली नेशंस होते हैं, हमारी एम्बेसी होती है वहाँ पे, है ना, तो जो कोलंबो के अंदर इंडियन एम्बेसी है वो सेलिब्रेट करती है 15 से 18 अगस्त तक इंडिपेंडेंस स्क्वायर कोलंबो के अंदर भारत श्रीलंका मैत्री उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होंगे एक्सेट्रा। सो स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है कोलंबो में जहाँ इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बस इतनी बात है। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, भारत मैत्री उत्सव कौन से देश में ऑर्गेनाइज किया गया? श्रीलंका के अंदर। देन फाइनली जर्मनी की मेंबरशिप यूएन कमांड के अंदर आ गई है। सो जर्मनी हैज बिकम द 18th मेंबर स्टेट जिसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस कमांड इन साउथ कोरिया। अब देखिए नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। सो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डर है वहां पे शांति बनाए रखने के लिए, वॉर सिचुएशन नहीं क्रिएट हो, और नॉर्थ कोरिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लोबली कनेक्टेड नहीं रहता है, सिक्लूडेड रहता है, तो उसके साथ में बातचीत कंटिन्यू रखने के लिए अमेरिका ने लीड किया हुआ है, यूएस ने लीड किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस कमांड।
इसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है, संयुक्त राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, इसका नाम ऐसा है। इसको लीड कौन करता है? यूएस लीड करता है। दोनों देशों के अंदर कोई वॉर नहीं छिड़ जाए, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज हो जाए, इसलिए बातचीत में लगे रहते हैं। और ये सपोर्ट किसको करते हैं? साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस यूनाइटेड नेशंस कमांड को एक और देश ने ज्वाइन कर लिया है, दैट इज जर्मनी। ठीक है, तो सदर्न पार्ट जो है इंडो पैसिफिक रीजन का, वहां भी धीरे धीरे जर्मनी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है थ्रू दिस स्टेप, ऐसा न्यूज में कहा जा रहा है। सो इनका जो मेन मोटिव है साउथ कोरिया को डिफेंड करना। अगर वॉर सिचुएशन आ जाती है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, तो ये यूनाइटेड नेशन कमांड के अंदर जितने भी देश हैं वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करेंगे। सो नॉर्थ कोरिया के अंदर थोड़ा डर बनाए रखने के लिए, बिकॉज नॉर्थ कोरिया कभी भी कुछ भी कर सकता है। 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी और यूएस मिलिट्री के जो कमांडर होते हैं वो यहाँ पे स्टेशन रहते हैं साउथ कोरिया के अंदर, और लाइक आई टोल्ड यू यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड नहीं है। फिर हम लास्टली स्पोर्ट्स न्यूज पे आते हैं, फिर हम रिवीजन क्वेश्चन पे रुक करेंगे। सो स्पोर्ट्स में पहली चीज आ रही है कि हॉकी इंडिया ने रिटायर कर दी है पी आर श्रीजेश जी की नंबर 16 जर्सी। पी आर श्रीजेश हैड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट के पेरिस ओलंपिक्स के बाद में रिटायर हो जाऊंगा, और पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कौन से मेडल लाए हैं हम? लिखोगे? लिखो चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। सो हॉकी इंडिया ने जब पी आर श्रीजेश रिटायर हुए हैं तो उनकी जर्सी जो कि 16 नंबर की जर्सी थी उसको भी रिटायर कर दिया। मतलब अब ये जर्सी किसी को भी नहीं दी जाएगी, 16 नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बस इतनी ही मेन बात है। ये गोलकीपर थे पी आर श्रीजेश, और इनको गॉड ऑफ मॉडर्न इंडियन हॉकी, हॉकी इंडिया ने ये दर्जा दिया है, गॉड ऑफ मॉडर्न इंडियन हॉकी, राइट। अच्छा, ही हैज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड कोच ऑफ जूनियर मेंस हॉकी टीम। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वीवीएस लक्ष्मण से रिलेटेड। वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड की तरह कंटिन्यू करेंगे, इनको एक्सटेंशन मिल गया है। सो वीवीएस लक्ष्मण हैज बीन गिवन एक्सटेंशन टू कंटिन्यू एज द हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी। कहां पर है ये? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, और वहां पे भी आप देखोगे तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये कैंपस है इसका। ठीक है, बस इतनी सी न्यूज है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक न्यूज लास्ट में क्यों आ गई? मैंने यहाँ छोड़ दिया, शायद ये लास्ट पीस ऑफ न्यूज है। एस्ट्रोनॉमर्स ने डेवलप किया है एक नया मेथड जिससे आप सोलर साइकिल का एम्पलीट्यूड पता लगा सकते हो। देखो सोलर साइकिल क्या होती है, 11 साल का एक पीरियड होता है। सोलर साइकिल कितने ईयर्स की होती है? 11 ईयर्स की होती है। पहला पॉइंट, जब सोलर एक्टिविटी यानी सन की गर्मी, वो जो सोलर फ्लेयर निकालता है अपनी गर्मी और लाइट हम तक फेंकता है, सारे प्लांट्स तक फेंकता है, उसकी साइकिल में पीक आता है, बढ़ती है और फिर ये घटती है। तो ये पूरी साइकिल को हम 11 ईयर साइकिल कहते हैं, सोलर साइकिल। तो सोलर साइकिल किस तरह की होगी, कितनी गर्म होगी, ये उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस सब का पता लगाने के लिए एक नया मेथड एस्ट्रोनॉमर्स ने डेवलप कर लिया है, राइट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने सुपर ग्रैन्युलर सेल्स जो कि बनते हैं सन की सतह पे इनिशियल फेज ऑफ साइकिल में, तो उनकी विड्थ कितनी है, वो सुपर ग्रैन्युलर सेल्स अगर ज्यादा चौड़े हैं तो उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ सनस्पॉट्स लेटर साइकिल में डेवलप होंगे। जो साइकिल होती है ना, तो जब पीक पे आती है तो बहुत ज्यादा सन स्पॉट्स दिखते हैं। सन स्पॉट्स का मतलब उतनी ही ज्यादा सोलर फ्लेयर निकलेगी, उतनी ज्यादा गर्मी निकलेगी। मैं बिल्कुल छोटे बेसिक चीजों में समझा रही हूँ, राइट। तो सुपर ग्रेन्युलर सेल की विड्थ देख करके, स्टडी करके, अगर वो विड्थ ज्यादा है मतलब ज्यादा सनस्पॉट्स बनेंगे, मतलब ज्यादा सोलर साइकिल इंटेंस होगी, ज्यादा गर्मी, ज्यादा लाइट फेंकेगी, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, हमारे जो भी इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, हमारी अर्थ पे जो टेम्परेचर्स हैं उनको अफेक्ट करेगी। ठीक है, सो स्पेस वेदर फोरकास्टिंग करना ईजी हो गया है कंपेरेटिवली अब इससे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, अगर ये और ढंग से अप्लाई कर पाए इसको। सो 100 years ऑफ सोलर डेटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी में है। ये कहां पर है, मुझे स्टेट बता दो। IIA कहां पर है? तो IIA कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का 100 साल का डेटा लिया, उसको स्टडी करके एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया एस्ट्रोनॉमर्स ने कि अगर हम सुपर ग्रेन्युलर सेल्स की विड्थ स्टडी करें तो उससे हमें सनस्पॉट के नंबर का आइडिया लग जाएगा, और उससे हमें सोलर साइकिल कितनी तीव्र रहेगी नहीं रहेगी उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी, चलिए। सो दिस वाज अबाउट ऑल द मेजर न्यूज दैट वी हैड टू डिस्कस टुडे। नाउ अब हम चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन की तरफ, राइट। तैयार हो जाइए, आंसर करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी के नए डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? 22 अगस्त से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। आंसर क्या होगा? राहुल नवीन होगा। ओके, नेक्स्ट।
India and Israel have collaborated to establish a new water technology center at which institution? इंडिया और इजराइल ने साथ में मिलके कहाँ पे न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एस्टैब्लिश किया है? कौन सा आईआईटी है? आईआईटी मद्रास है। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मुख्यमंत्री लाड़की बहन स्कीम? मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में समझा दूंगी। पहला, एलिजिबल विमेन को 2000 रुपए मिलेंगे क्या प्रति महीने? नो। स्कीम इज मॉडल्ड आफ्टर लाडली बहना योजना फ्रॉम मध्य प्रदेश। हाँ, लाडली बहना योजना एमपी ने शुरू की थी, उसी के तर्ज पे, उसी के थीम पे लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट हम आते हैं, which of the following statement is true about recently developed edible insect discovered, not developed, recently discovered edible insect species Coridius ad from अरुणाचल प्रदेश? अभी हाल ही में हमने देखा कि जो एक और स्पीशीज है एडिबल इंसेक्ट की स्पीशीज जिसको खाया जा सकता है, कॉरिडियस एडी, अरुणाचल प्रदेश से मिली है, तो उससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है? इज इट नेम्ड आफ्टर जियोग्राफिकल लोकेशन? किसी जगह के नाम पे इसका नाम रखा गया? नहीं। क्या किसी प्रोमिनेंट एंटोमोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं उनके नाम पे रखा गया है? नहीं। क्या एडी ट्राइब को ऑनर करने के लिए रखा गया है? बिल्कुल सही, सी विल बी द राइट आंसर। विच एयरपोर्ट इन एशिया became the first to receive Airport Council International's highest level 5 accreditation? level 5 accreditation ACI का पूरे एशिया में पहले कौन से एयरपोर्ट को मिला है? आंसर क्या हो जाएगा? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। ऑल राइट। Which of the following statement about कृषि DSS is correct? कृषि DSS के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कृषि DSS को डिजाइन किया गया है सब्सिडीज देने के लिए इक्विपमेंट्स में? नो। सैटेलाइट इमेजिनरी को यूज करने के लिए टू ऑफर अर्ली वार्निंग्स अबाउट पोटेंशियल एग्रीकल्चरल डिजास्टर, जो डिजास्टर हो सकते हैं उनकी अर्ली वार्निंग्स ये दे सकता है? बिल्कुल सही है, दे सकता है। बी विल बी द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं बता देती हूँ, डरना नहीं है इसको देख करके। आपको कुछ वेटलैंड्स के नाम दिए गए हैं 5। आपसे पूछा है विच ऑफ द अबव वेटलैंड हैज रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट? हैज या हैव लिख दीजिए यहाँ पे, दो, एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन से वेटलैंड हैं, आपको ऑप्शन पिक करने हैं जिनको अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। ये था आज का पूरा सेशन। आई रियली होप सेशन बड़ा था लेकिन आपने लास्ट तक देखा होगा क्योंकि सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, एग्जामिनेशन एंगल से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन का आंसर कर पाए होगे। आज सैटरडे हो गया, कल आपका वीकली सेशन आएगा। सो 12 बजे आपका ये पूरा वीकली सेशन लेंगे यशोवर्धन सर। 3 बजे आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला वीकली सेशन आएगा, डू नॉट मिस दैट ऑल्सो। हम मिलेंगे मंडे से, अपने डेली सीएच सेशन को कंटिन्यू करेंगे दिन में 12 बजे। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।